जबरदस्त जोश में है बाजार और आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले नए हाइस पर करते हुए कारोबार निफ्टी और सेंसेक्स। आखिरी 1.5 घंटे में मजबूती कितनी बनेगी और फेड की अहम बैठक के पहले ओवरनाइट सिचुएशन कैसी रहेगी, उस लिहाज से क्या करें 1.5 घंटे की तैयारी और कैसे करें कल का ट्रेड, आज ही इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि क्या करना चाहिए बाजार में, क्योंकि एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी सेंसेक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। शो की शुरुआत ही रिकॉर्ड से हो रही है, मॉर्निंग सेशन की भी शुरुआत रिकॉर्ड के साथ हुई थी अनिल जी, अभी भी हो रही है और ये तो सर रोज का टेम्पलेट हो गया है। अच्छी शुरुआत होती है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आता है, मिड आफ्टरनून डिप आता है और उसके बाद एक बार फिर से रिकवरी, और आज भी एग्जैक्टली वैसा ही होता दिख रहा है सर। बिल्कुल, और दीप आपको याद हो तो लगातार पिछले एक हफ्ते से हम यही कह रहे हैं कि दिन के दौरान एक मौका मिलेगा, वो मौका चूकना नहीं है और वो मौका हर रोज आपके सामने आ रहा है। तो आज भी 13,600, और आपको याद होगा कि हमने कहा 13,650 पार होने के बाद आपके लिए बेस ही 13,600 पर शिफ्ट हो जाएगा, जहां पर कि कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। और आप देखिए आज का लो 13,606 का बनाया है। बैंक निफ्टी भी 30,500 30,600 के अहम सपोर्ट लेवल से घूम गया। तो पूरी तरह से एक्शन पूरा बनता हुआ दिख रहा है, हर एक सपोर्ट लेवल से बाजार में खरीदारी आती दिख रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी कि दिन भर में जिसको जितनी हल्की फुल्की कमजोरी प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर ले, और आखिरी 1-1.5 घंटे में एफआईज पूरा साफ करके ले जाते हैं। तो अब तक तो ट्रेड वही है, देख आज भी वैसा ही ट्रेड रहना चाहिए, संकेत पूरे वैसे ही आते हुए दिख रहे हैं। तो उन संकेतों के बीच में आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले भसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे ले लेते पहले उनकी बेहतरीन पिक्स 2 बजे की, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे खबरों पर, इवेंट्स पर, सारी चीजें और हमारे एक्सपर्ट्स की और कॉल्स भी। तो पहले भसीन साहब का स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। स्वागत है आपका भसीन साहब। बताएं सर, पहले तो आपकी पिक्स पर अपडेट। आज सुबह का आईबुल हाउसिंग फाइनेंस काफी जबरदस्त करता हुआ नजर आया, मेरे ख्याल से 210 के आसपास तक तो मैंने पहुंचते हुए देखा था। बताएं सर, वहां पर कॉल सुपर हिट रहा, और कोई अपडेट सर? हाँ अनिल जी, तो देखिए आपको आईबुल और आपको सन फार्मा दिया था। सन फार्मा हिट हाई ऑफ 580, 573 4 में दिया था, बने रहिए। सन इज एन आउट परफॉर्मर। और आईबुल आपको 202.3 में दिया था, 203 में दिया था। इंडिया बुल हिट हाई ऑफ 970। तो अगर आप हैं, लेकिन मेरे को अभी भी इसमें क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, दीज आर द स्टॉक्स विच आर अंडर वैल्यूड एंड कैन गिव अ वेरी गुड रन फॉर द मनी। बाकी मेरा अपडेट ये है सर, कल मैंने जो कॉल दी थी उसमें मैं रीइटरेट करता हूँ, द बेस्ट स्टॉक इन PSUs टू ओन एंड द री रेटिंग इज इमिनेंट इज गेल। 24 साढ़े 24 का भाव है, इसका भाव मुझे 140-45 दिखता है, बट इन द शॉर्ट रन आई थिंक 132 to 132, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 120। आपने देखा अनिल जी, जो मेरे मनचाहे शेयर थे आपके गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF न्यू हाईस मार रहे हैं, और रियल एस्टेट में सबसे पहले मैं बहुत बुलिश था। उसके अलावा PFC, REC हैव ऑल हिट देयर टारगेट्स एंड एक्सीडेड। 145 REC हो गया और 125 PFC, तो गेल में इमिनेंट है 140-145। उसके अलावा मेरा दूसरा पिक होएगा सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, क्वालिटी स्टॉक टू ओन एट दिस टाइम एंड इज गोइंग थ्रू द बेस्ट साइकिल बिकॉज ऑफ ऑटोज। 1632-34 में लीजिए, 1605 का स्टॉप लॉस, 1750 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय 2 स्टॉक्स में खरीदारी करने की। गेल खरीदिए 124 रुपए के आसपास, 120 का स्टॉप लॉस, 140 थोड़ा लंबा टारगेट, 130-132 का टारगेट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। आज से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1605 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 1750 के टारगेट के लिए। और आपको याद होगा गेल में जब 95 रुपए 92 रुपए का भाव था तो हमने कहा था 120-25 आराम से जाएगा, और वहां से भी अब और तेजी के ट्रेड्स भसीन साहब देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया भसीन साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, ट्रिगर्स कौन कौन से हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और वो बताने के लिए तैयार है मानसी। आइए मानसी, बताइए किन इवेंट्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस पर तो हमारी नजर होगी। इसके अलावा सेबी बोर्ड बैठक में डिस्क्लोजर नियमों समेत अहम मुद्दों पर चर्चा करेगा, जिस पर नजर है। लोन मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी पर अगली सुनवाई पोस्ट लंच कभी भी ये सुनवाई शुरू होती हुई दिख सकती है। अजंता फार्मा का बायबैक जो है वो आज क्लोजिंग के साथ बंद होता दिखेगा। 1850 रुपए प्रति शेयर के दाम यहां पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही यूएस फेड की पॉलिसी आज आने वाली है। एसेट खरीदारी में बढ़त की
संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। कल की अगर बात करें, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी के आईपीओ का कल आखिरी दिन होगा। वहीं एनएमडीसी का बायबैक जो है वो कल खुलने जा रहा है। दाम 105 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। क्यूआईपी के दाम पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की एक बोर्ड बैठक जो है वो कल होने जा रही है। साथ ही बीपीसीएल पर फोकस रखना होगा, क्योंकि बीपीसीएल का बोर्ड भारत ओमान रिफाइनरी के शेयर अधिग्रहण पर एक बोर्ड बैठक में कल विचार करेगा। रेलवे की खाली पड़ी जमीन डेवलप करने के लिए भी प्री बिड मीटिंग जो है वो कल ही होने जा रही है। शुक्रवार की अगर बात करें, यानी कि 18 दिसंबर, काफी सारे इवेंट्स है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा टीसीएस का बायबैक जो है वो खुलता दिखेगा। दाम 3000 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। वहीं आईडीबीआई बैंक पर नजर रखनी होगी। क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक होगी। साथ ही पीएनबी भी क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए एक बोर्ड बैठक करेगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बोर्ड बैठक है। बोनस पर इस बैठक में फैसला होने की संभावना है। और अंत में पीवीआर की भी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक 18 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। काफी सारे स्टॉक्स एक्शन में होंगे। आइए देख लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं। खबरों के दम पर चलते हैं कुशल के पास, पर उससे पहले वागले साहब के पास एक कॉल तैयार है, तो बिगुल वागले के वंडर का। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे बाय करना है जिंदाल स्टील। मॉर्निंग में आई थिंक किरण जी ने इसको कवर किया था। मॉर्निंग के पहले घंटे के हाई जो कि 280 था, उसको अभी अभी क्रॉस किया है, अभी मतलब एक आधे घंटे पहले। और मुझे लगता है इसमें कम से कम एक 15 से 20 रुपए की मूव आनी चाहिए। मेरा पोजिशनल टारगेट 1 से 2 दिनों का 300 का होगा। एक छोटा टारगेट 293 का है, जो भी यहाँ से 10 रुपया है, तो आपका रिस्क सिर्फ 3 रुपए का होगा। 279.50 का स्टॉप लॉस होगा और 293 का पहला टारगेट जो शायद आज ही आ सकता है, दूसरा टारगेट 300 का। जेएसपीएल यहां पर करनी है खरीदारी। किरण जी को सुबह पसंद आया था, अब वागले साहब को पसंद आ रहा है। 4% ऊपर है ये स्टॉक। कुशल बताएं कौन से हैं खबरों वाले स्टॉक्स मार्केट्स खुलने के बाद। बिल्कुल दीपांशु, देखिए सबसे पहले तो मिसेस बेक्टर फूड्स के आईपीओ पर अपडेट दे दूं, और यहाँ पर जो है ये करीब 7 गुना जो है, इनफैक्ट अब 7 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है निवेशकों की तरफ से आ रहा है। साथ ही हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको बीएमएल को लेकर बताई है, जिसमें इसकी जो विनिवेश प्रक्रिया है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि उसमें अब तेजी आती हुई नजर आ रही है। 7 से 10 दिनों में जो मंत्री समूह है वो इस पर बैठक करता हुआ दिखेगा, और इसी महीने जो है इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है बोलियां मंगवाई जा सकती हैं, और दीपम जो है इस चीज का जल्द ऐलान करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव खबर की जानकारी हमने आपको दी, जिसमें अदानी पोर्ट्स और गुजरात पिपावाव पर आपको फोकस रखना है। और यहां पर जो पब्लिक व्यूइंग के लिए जो पोर्ट्स बिल 2020 है उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, और साथ ही जो पोर्ट्स के लिए रेगुलेटर बनाने का जो प्रस्ताव है उस पर अब चर्चा होने वाली है, और पोर्ट रेगुलेटर के जरिए ग्रोथ और निवेश पर जो है वो खास फोकस होगा। लुपिन को लेकर भी खबर है, जो इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था 2016 में गैविस फार्मास्यूटिकल और नोवेल फार्मास्यूटिकल को लेकर, उसमें जो सेलर है, सेलर के साथ कुछ विवाद था, उसको इन्होंने अब सुलझा लिया है। तो लुपिन के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और अंत में फ्यूचर एंटरप्राइजेस ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। मुनाफे से घाटे में आती हुई कंपनी नजर आई है। 17 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 284 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, और आय भी 1700 करोड़ से घटकर 240 करोड़ की आती हुई नजर आई है। तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर आपको रखना है फोकस। आइए बढ़ते आगे, और इस वक्त हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हो चुके हैं। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत आशु मदान साहब का। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी नमस्कार। सबसे पहले तो बाजार पर आपका व्यू, और साथ ही बताएं आपकी बेहतरीन पिक। 1 से तो कम से कम शुरुआत कीजिए, बताएं सर। अनिल जी, मैं यही कहने वाला था। आजकल आप ना, पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूं कि आप बाजार का व्यू नहीं लेते हैं। मतलब या तो आपको लग रहा है कि जब मंदी लगेगी तो मैं खुद ही बता दूंगा, तेजी तो चलती जा रही है तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो अनिल जी, आजकल आपने ये कहना बिल्कुल छोड़ दिया है, बाजार का व्यू। ना तो अनिल जी, हमें एकदम क्लियरली पता है, और आप फुल फ्लेज तेजी में और जबरदस्त तेजी में हैं। जी हाँ, फिर भी एक बार बिल्कुल डेफिनेटली बताना बनता है, बताएं सर।
नहीं अनिल जी, अभी भी सेम चीज है। कोई भी क्रेडिबल इनपुट या ऐसा डेटा पॉइंट नहीं है जिसमें करेक्शन दिखे। अनिल जी, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हफ्ते में एक या मतलब वेंसडे या थर्सडे को वो डिप आता ही आता है बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। बस वही वाले डिप्स अभी भी मिल रहे हैं। छोड़ना नहीं है मार्केट को, अभी भी चलते रहना है। ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें वो बात ठीक है, लेकिन वो जो डाउट्स है ना जिसको हम नर्स करते जा रहे हैं, मतलब 1000 पॉइंट से तो या नर्सिंग अब डाउट्स के पता नहीं अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, लेकिन वो अब स्टोरी खत्म हो गई अनिल जी। अभी भी कोई ऐसी चीज नहीं लगती है। तो अनिल जी मेरे स्टॉक्स वही है, एक तो सन टीवी आपने देख लिया 500 प्लस साइन सील डिलीवर्ड। तो अनिल जी स्टॉक्स में फिर आपको लगेगा मैं बोरिंग बात कर रहा हूं, लेकिन वही LIC, वही सन टीवी। और अनिल जी आज एक और नया स्टैक ऑड किया है हमने, HDFC। अनिल जी थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा है 2375 का, और मुझे लगता है कि अब ये 2500 2550 की तरफ HDFC जा रहा है। तो HDFC को उस लिस्ट में ऐड कर लीजिए जो हमारी लॉन्ग की लिस्ट है। और एक दूसरी लिस्ट में, उसी लिस्ट में अनिल जी इन्फी को, मैं इन्फोसिस को फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किसी भी दिन अगले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छी मूव दे देगा और मेरे को लगता है 12 1250 का भाव बना देगा। तो ये जो कंसोलिडेशन है ना, इससे बोर होके मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि ये चीज चल रही है, वो चीज चल रही है, सबका टाइम आता है। तो इन्फी भी बहुत बड़ी धमाल करेगा, HCL टेक भी करेगा, फार्मा भी रोटेट करेगा। तो अनिल जी अभी तेजी बनी हुई है। कोई भी ऐसी, अनिल जी आप एक चीज नोटिस करेंगे, पिछले दिनों में इतना आपके प्रोवोक करने के बाद, पुश करने के बाद, कई करने के बाद एक भी सेल कॉल नहीं निकली है अनिल जी। और ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक छोटे छोटे डाउन नहीं गए हैं, लेकिन अनिल जी जहां चूक कर जाए, और क्योंकि आप इस वक्त ना किसी को अगर शॉर्ट कॉल दो तो वो लगता है कि मार्केट का अप मूव ओवर हो गया और अब यहां से बेच देना चाहिए। और अनिल जी वो उसको ना इंटरप्रेट करता है कि ये शॉर्ट है, इसका मतलब जो मेरा लॉन्ग है वो तो खत्म कर दूं। तो अनिल जी वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा किसी का अपॉर्चुनिटी का। सो दैट इज व्हाई अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी कोई भी ऐसी क्रेडिबल इनपुट नहीं है जिससे मार्केट नीचे आए। मतलब तो वो अनिल जी एक शायद कुणाल जी का मुझे एक ट्वीट याद आ रहा है कि अगर अब भी करेक्शन नहीं आई तो लोगों का भगवान से भरोसा ही उठ जाएगा। तो अब तो प्रार्थना रह गई अनिल जी, और कोई रीजन नहीं है कि मार्केट नीचे आने का अभी एज ऑफ नाउ। तो इसलिए अनिल जी बने रहना चाहिए, और जो मैं स्टॉक्स बोल रहा हूं उसमें प्लीज बने रहें। तो आशु जी अगर करेक्शन आ गया तो लोगों का पैसे से भी तो विश्वास उठ जाएगा। इतना पैसे होने के बाद भी करेक्शन आ रहा है तो भगवान पे भी तो भरोसा करना है, पैसे पे भी तो भरोसा करना है। नीचे पैसा है, ऊपर भगवान है। अब आपको डिसाइड करना है आप पे किस पे भरोसा करना है। रहा सवाल आपके शॉर्ट कॉल नहीं आने का, आप एक चीज समझ लीजिए, आप फुल फ्लेज तेजी में है, उसका आपको बहुत नुकसान हो रहा है आशु जी। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आजकल आप पॉपुलर नहीं रहे उतने, आजकल आपके ट्वीट उतने आ नहीं रहे। पहले आपको लोग बहुत याद करते थे, आजकल कोई याद ही नहीं करता। मतलब आशु जी जब से तेजी में तो कोई याद नहीं करता, मंदी में तो सब याद करते थे आशु जी। तो आपकी पॉपुलरिटी थोड़ी कम हो रही है आशु जी, इसका ध्यान रखिएगा। नहीं अनिल जी, लोगों के पैसे बनने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलैरिटी तो आती जाती रहेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और मार्केट जब खराब था तो आपको खराब भी आशु जी ने बिल्कुल चेताया, बताया भी। और जब अच्छा है तो आपको लगातार, एक भी बार मुझे याद नहीं आता है पिछले 1.5-2 महीने से तो कम से कम कभी एक भी दिन जब भी छोटे मोटे करेक्शन आए तब भी बहुत स्ट्रांगली आशु जी ने बोला है कि खरीदते रहिए, डरिए मत। आइए इस बीच एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और अनुराग के पास है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। और इंश्योरेंस सेक्टर पर मैं बता दूं आपको, अनुराग से गहरी पकड़ रखने वाले जर्नलिस्ट इंडिया में है नहीं। हर एक कंपनी पर, हर एक रेगुलेटर पर पूरी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, गहरी पकड़ रखते हैं। और ऐसी एक दमदार और बड़ी स्टोरी अनुराग लेकर आए। अनुराग बताइए क्या है खबर। देखिए, ये खबर जुड़ी हुई है एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की डील से जुड़ी हुई। जो डील है काफी ज्यादा बहुचर्चित डील है। कई बार जो है रेगुलेटर ने इस डील के अंदर बदलाव करने के लिए कहा है। पहले जो है एक्सिस बैंक इसमें 30% हिस्सा खरीद रहा था, लेकिन उसको आरबीआई ने मंजूर नहीं किया था। तो उसके बाद वापस रिवाइज्ड ऑफर जो है वो एक्सिस बैंक की तरफ से दिया गया, जिसमें एक्सिस बैंक के जो ग्रुप कंपनीज है, जिसमें एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल और एक्सिस सिक्योरिटीज, वो मिलकर जो 19% हिस्सा खरीदने का जो नया स्ट्रक्चर उन्होंने आईआरडीए को दिया, तो वहां पर अब अच्छी खबर आते हुए दिख रही है। और अगले कुछ दिन में इस डील को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी, क्योंकि आईआरडीए को जो है आरबीआई और सेबी की तरफ से गो अहेड मिल गया है। आरबीआई और सेबी ने इस डील को मंजूरी के लिए कह दिया है, और अब आईआरडीए को सिर्फ इंतजार है एक सीसीआई की मंजूरी का, और वो उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिन में आ जाएगी। और उसके बाद जो है इस डील को फाइनल गो अहेड मिल जाएगा, और जो लंबे वक्त से इंतजार था एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की डील का, वो पूरी होती हुई दिखेगी।
बिल्कुल, तो फाइनल स्टेजेस में आते हुए दिख रही है ये डील। अनिल जी कैसे देखें, क्योंकि जैसे भी अनुराग भी बता रहे थे लंबे समय से इंतजार है, हमने कई बार इसके बारे में पहले भी चर्चा करी है सर, बट फाइनली लगता है कि फाइनल अप्रूवल्स आने की तैयारी में है। कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकती है ये डील सर? देख, मैक्स फाइनेंशियल के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल पर ये कब से तलवार लटकी हुई है। और आप देखिए, अगर आप मैक्स फाइनेंशियल को बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले में देखेंगे तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अगर कोई कंपनी आपको इंश्योरेंस सेक्टर में मिल रही तो वो मैक्स फाइनेंशियल, क्योंकि इनकी इस मैक्स फाइनेंशियल और एक्सिस बैंक की डील को लेकर कब से तलवार लटकी हुई है। लेकिन जब जैसा अब बता रहे हैं अनुराग की ये इसी महीने, हो सकता है अगले हफ्ते ही ये मंजूरी इडा से मिल जाए। इडा से मंजूरी मिलने के बाद रास्ता साफ। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग के लिए रेगुलेटर आपका आरबीआई, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियों के लिए रेगुलेटर इडा का है। और इडा तो मन बना चुका, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऑब्जेक्शन लिया था और ऑब्जेक्शन लेने के बाद डील रिस्ट्रक्चर होगी, और डील रिस्ट्रक्चर होने के बाद अब सीसीआई की मंजूरी खाली औपचारिक है और उसके बाद ही हो जाएगा। इसी पर एक बार मैं और एक सवाल अनुराग से लेना चाहता हूं। अनुराग, सीसीआई की तरफ की जो मंजूरी आनी बाकी है, क्या उसे औपचारिकता ही समझा जाए, और जैसे ही सीसीआई की मंजूरी आती है क्या तुरंत इडा इसको ग्रीन सिग्नल दे देगा, और क्या वो इसी महीने होने की पूरी संभावना है? बिल्कुल, सीसीआई की तरफ से जो मंजूरी है वो एक तरह से औपचारिकता की मंजूरी है, क्योंकि जब बाकी सभी रेगुलेटर है उनकी तरफ से एक गो अहेड दे दिया गया है, तो प्राइमरी मंजूरी और सेकेंडरी मंजूरी के तौर पे जैसे ही सीसीआई की मंजूरी मिल जाएगी, और उसी का जो इंतजार है आईआरडीए भी कर रहा है। हमारे जो सूत्र है आईआरडीए में वो बता रहे हैं कि आईआरडीए की तरफ से इस पूरी डील को गो अहेड दे दिया गया है, और इसको जो आईआरडीए ने जो इजाजत मांगी थी सेबी और आरबीआई, वहां से भी गो अहेड आ गया है। तो अब आईआरडीए को इस डील में किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो औपचारिकताएं होती है, जो एक सिस्टम बना हुआ होता है किसी भी मर्जर एक्विजिशन का, तो उसको पूरा करना, उसको देखना जरूरी है। तो उसमें सीसीआई का एक रोल होता है। तो सीसीआई की जो मंजूरी है वो एक तरह से एक औपचारिकता की तौर पे देखी जा रही है, और वो जैसे ही मिलती है तो इस डील को आखिरी मंजूरी मिल जाएगी, और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते तक ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी, और लोगों के सामने ये जो लंबे वक्त से जो डील अटकी हुई थी, जिसका हर किसी को इंतजार था, क्योंकि कई बार इसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ, पहले 30% से लेकर अब फिर वापस रिवाइज जो एक्सिस बैंक की तरफ से डील दी गई, उसमें एक्सिस बैंक जो है 9% तक ले रहा है, और बाकी जो उनकी ग्रुप कंपनीज है वो हिस्सा ले रही है, और 7% जो है आने वाले सालों में भी हिस्सा लेने का होगा। तो ये तमाम चीजों को जो है आईआरडीए मंजूरी दे रहा है। तो यह है आपके लिए बड़ी खबर, एक्सिस और एमएफएसएल की डील होने की तैयारी में। आइए इसी के चार्ट्स पर एक राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखिए चार्ट्स और बताइए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। दिन के हाई के आसपास सेलेक्ट करता हुआ 655 के आसपास एमएफएसएल। जी देखिए, अभी मैंने और राकेश जी ने 2-3 सत्र पहले ही इसको पिक ऑफ द सीरीज का नाम दिया था। अनिल जी, एमएफएसएल पर मैंने और राकेश जी दोनों ने खरीदारी की राय दी थी, और अनिल जी स्टॉक में अब मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत दमदार हैं, तो अभी भी इसी राय पर अटल है अनिल जी, ये पिक ऑफ द सीरीज साबित होगी। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है होल्ड करें, 640 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, जो कि स्टॉप लॉस भी कोई खास बड़ा नहीं है। 640 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर मुझे लगता है अनिल जी 680 तक की एक सीधी बढ़त देखने को मिलेगी। तो 680 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की राय। होल्ड करने की राय है आपके लिए। आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं। ये है आपके लिए इस वक्त आया। इस बीच बर्गर किंग के आईपीओ पे जो रेस्पॉन्स तगड़ा आया, और उसके बाद लिस्टिंग जो तगड़ी होती दिखी, एक के बाद एक 3 सर्किट मारता हुआ बर्गर किंग, और उसका फायदा मिल रहा है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को। देखो, ये इसलिए कहते हैं कि आप अपने सेक्टर में अपनी जो दूसरी कंपनियां ना उसकी परफॉर्मेंस से निराश ना हो, उनसे जले ना। उनकी परफॉर्मेंस जितनी बढ़िया होगी आपको उतना फायदा होगा। अपने कॉम्पिटिटर का फायदा कैसे होता है वो देखिए। वेस्ट लाइफ 14%, 15%, आज वेस्ट लाइफ ऊपर हो गया, तो वेस्ट लाइफ भी आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वेस्ट लाइफ, इसके चार्ट देखिए राकेश जी, और बताइए इसके लिए अब ऊपर के लेवल्स क्या है। देखिए अनिल जी, बेहतरीन एकदम चार्ट है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है अनिल जी। तो पहली बात तो जिनके पास है वो क्लियरली इसको होल्ड करें, और जिन्होंने लेना हो अनिल जी करेक्शन पे लेना चाहिए। अब तो एकदम नई टेरिटरी में स्टॉक आ रहा है, और इमीडिएटली 500 रुपए के टारगेट है। पिछले हाई इसके 500 रुपीज के थे,
₹500 एक इमीडिएट टारगेट है। 500 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तब एक नई टेरिटरी में आएगा। तो जिनके पास है 500 के लक्ष्य के लिए होल्ड की राय है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को। बिल्कुल 500 के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की राय है। जब से ये आईपीओ खुला है बर्गर किंग का, तब से हमने इस स्टॉक पर एक्शन बनते हुए देखा है। और देखिए अब जिस तरह से बर्गर किंग में और इंटरेस्ट बढ़ रहा है बाजार का, तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट लाइफ में भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए उस पर। हैप्पीएस्ट माइंड्स ये भी इस साल की एक लिस्टिंग है, ये भी पिछले कुछ दिनों से एक्शन में रहा है। 1.5% ऊपर ये स्टॉक भी आपको आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो रिसेंट लिस्टिंग्स हैं और जो आईपीओ मार्केट के इस साल डेब्यूटेंट्स हैं, वहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। पर तेजी का माहौल इस समय बना हुआ है पूरे के पूरे रियल एस्टेट बास्केट में। हमने सुबह गोदरेज प्रॉपर्टीज डीएलएफ पे बात करी, डीएलएफ पर एक बार नजर डालिए। 11.5% की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 6% ऊपर इस समय है। अनंतराज, कोल्टे पाटिल ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स भी आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ब्रिगेड, शोभा, प्रेस्टीज भी मूवमेंट में है। पर आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। Well, very good afternoon to you, first of all, Dipanshu, and good afternoon to Anil जी। Well, मेटल्स में जो हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में हमें और भी तेजी देखने मिल सकती है। एक स्टॉक है JSW स्टील, जिसमें से क्लियरली एक फॉलिंग चैनल से हमें देखने मिल रहा है दीपांशु। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 369 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पहला टारगेट इसका 380 और बाद में 85-86 तक जा सकता है। तो इसका कॉल ऑप्शन जो है एट द मनी कॉल ऑप्शन ही हम देंगे। 370 वाला कॉल ऑप्शन 14 रुपये पर मिल रहा है। 1380-14 के रेंज में आप खरीदिए। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस है नीचे के, और मैं कहूँगा 11 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिए। सो करीब आप देखेंगे तो 3 रुपये का 3 पॉइंट का केवल एक स्टॉप लॉस होगा। बट ऊपर में जो टारगेट है वो अग्रेसिव टारगेट बन रहे हैं। पहला टारगेट बन रहा है 18.5 का, दूसरा टारगेट बन रहा है 21 का। 18.521 ये दो टारगेट्स के लिए आप JSW स्टील का 370 का एट द मनी स्ट्राइक है। और स्टील 370 का कॉल खरीदना है। जय की ये राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस समय। इस बीच सेल स्टील अथॉरिटी ये भी एक स्टॉक है जो बढ़िया एक्शन में है, और एक दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये स्टॉक मूवमेंट में आते हुए दिखा है। किरण जी, सेल पर ट्रेड करना चाहेंगे? 60 के पार गया है आज और होल्ड कर रहा है इन लेवल्स को, कि यहां से तेजी बनेगी? ओके, किरण जी का ऑडियो थोड़ा म्यूट हो गया है। किरण जी आप जब तक वो ठीक करते हैं, बंसल साहब आप जरा एक बार सेल के चार्ट देखकर बताएं। 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद रिवाइवल आया है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपांशु, अगर स्टील अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल एक कंसोलिडेशन आया है और टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। बट दीपांशु आज थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और टेक्निकली कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। तो जिन्होंने ले रखा है होल्ड करें, और मेरे समझ से दीपांशु इसको नजर रखनी चाहिए 61 रुपीज के लेवल्स पर। उससे थोड़ा सा नीचे 40 पैसा नीचे चल रहा है, 61 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 61 एक मेजर लेवल है। 61 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब जिन लोगों ने खरीदारी नहीं कर रखी है उनको खरीदारी की राय होगी। 61 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आए तब खरीदना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है 3% नीचे का लगाना चाहिए, 3% नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की राय होगी। बट फ्रेश खरीदारी 61 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही करनी है। ओके, 61 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें, बाकी खरीदारी की हुई है तो रुके रहे। लेकिन फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है तो फिर बता रहे हैं वागले साहब कहां करनी है। अपने बिगुल के बाद वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मॉर्निंग में राकेश कुणाल जी ने अशोक लेलैंड रिकमेंड किया था। अभी ये मॉर्निंग का हाई ब्रेक कर रहा है और 100 का एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेक करने की तैयारी है। जैसे ही होगा, अभी हुआ है 100 रुपये 5 पैसे का भाव है, अभी के अभी ले ले। मुझे लगता है 10 रुपए की मूव आज और कल में आनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 3 रुपए होना चाहिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न है। शायद आज के दिन में भी 500 रुपए मिल सकते हैं। कल तक 110 का टारगेट। ओके,
ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से कॉल आती हुई। अशोक लेलैंड पर नजर रखिए, 110 की तरफ अब स्टॉक मूवमेंट की तैयारी में आते हुए दिख रहा है। बड़ा ब्रेकआउट आया है इस काउंटर में आज और अच्छी तेजी के माहौल में अशोक लेलैंड आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस क्या बताया था वागले साहब? दीपांशु 97। ओके, तो 97 का स्टॉप लॉस है। 100 के पार अशोक लेलैंड जाते हुए दिखा है। जबरदस्त तेजी इस काउंटर में भी इस समय आई है। ऑटो स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में है और एमएनएम एक स्टॉक है जिसके बारे में अभी हम कुशल से भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं एमएनएम पर जाऊं कुशल के पास, एक व्यू हैवेल्स पर कुणाल जी, कल की चार्ट कॉर्नर की पिक थी आपकी और राकेश जी की, टारगेट हिट हुआ है, उसके बाद 900 का स्तर छुआ है और अभी भी हैवेल्स 4% ऊपर है। यहां से और एक्शन दिख रहा है जिसकी पोजीशन है मुनाफा बुक करें या फिर होल्ड करें बड़े टारगेट्स के लिए? नहीं, देखिए दीपांशु, बिल्कुल भी मुनाफा बुक नहीं करना चाहिए, अभी भी होल्ड करें। जिस तरह का मोमेंटम बन रखा है स्टॉक में और जिस तरह का वॉल्यूम कल बना था और उसके मुकाबले अभी बाजार बंद नहीं हुआ, उससे पहले ही कल के वॉल्यूम को भी एक्सीड करके एक बड़ा वॉल्यूम बार बन रहा है। तो हेवल्स में आपको बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 940 रुपए के लक्ष्य भी मुमकिन है। तो जिन्होंने खरीदा है बिल्कुल होल्ड करें। रिवाइज स्टॉप लॉस 880 पर रखें, होल्ड करें। 940 का टारगेट होगा। कुणाल से इस काउंटर पर एक जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच शिपिंग स्टॉक्स पर हम आपको हाईलाइट कर ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से क्योंकि ट्रेड एक्टिविटी बढ़ी हुई है। शिपयार्ड स्टॉक्स पर आप नजर डालिए क्योंकि यहां पर जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है और उसमें लीड कर रहा है माझगांव डॉक। माझगांव डॉक की चार्ट पुलअप करिए, 14 से 15% का उछाल इस काउंटर पर आपको इस समय आते हुए दिखेगा। गार्डन रीच और कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छी खरीदारी आ रही है बट माझगांव डॉक स्पेशली ये लीड कर रहा है जहां तक इस समय का उछाल है। और अनिल जी ने लगातार आपको यहां पर राय भी दी है, आईपीओ के टाइम से कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, अच्छे वैल्यूएशंस पर आया है, खरीदारी करें। और उसके बाद लिस्टिंग के बाद से अनिल जी की लगातार यहां पर व्यू रहा है। तो एक व्यू मैं अनिल जी से लूंगा माझगांव डॉक पर एक लेवल चेक कर लेते हैं कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, लेवल्स क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट? देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। हालांकि दीपांशु, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है माझगांव डॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और बहुत ही दमदार ब्रेकआउट है। उम्मीद यह है कि इसमें देखिए, हालांकि टारगेट्स दे पाना आसान काम नहीं है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि 235-240 के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। जिनके पास भी पोजीशन है, चाहे वो आईपीओ की पोजीशन क्यों ना हो, होल्ड करें और ऊपर के लेवल्स आएंगे। रिवाइज स्टॉप लॉस 200 रुपए पर रखना होगा। स्टॉप लॉस 200 पर रखिए। और अनिल जी, जब से लिस्ट हुआ है तब से अब हम देख रहे हैं कि एक लगातार तेजी में ही रहा है स्टॉक। थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर मूव करता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर मूव करता है, पर लिस्टिंग के बाद से आज का हाईएस्ट लेवल स्टॉक ने क्रॉस किया है सर, 220 पर माझगांव डॉक। अब कैसा एक्शन रहेगा ऑन अ पोजिशनल बेसिस? दीप, ये स्टॉक अब हाथ से निकल गया। मतलब अब आज जो लेवल स्टॉक के दिख रहे ना, इसमें खतरनाक तेजी के संकेत आ रहे हैं। देखिए, स्टॉक फंडामेंटली बहुत बढ़िया है, इसमें तो कभी किसी को डाउट था ही नहीं, आईपीओ के जमाने से भी और आईपीओ के बाद से ही। क्योंकि आप देखिए, स्टॉक में जबरदस्त कैश बैलेंस है, डेट फ्री कंपनी है, अगले कई सालों के ऑर्डर बुक है, पिछली पास्ट ग्रोथ देखें तो बहुत बढ़िया। अंदाजा हमारा भी यही था मार्केट का था कि दमदार लिस्टिंग होगी, दुगुनी होगी। 150 रुपए का इश्यू प्राइस था, लेकिन उसके मुकाबले में लिस्टिंग जहां से हुई अब वहां से ब्रेकआउट हुआ है। क्यों हुआ है मैं बता दूं। मैं बिना चार्ट देखे एक ब्रेकआउट बता सकता हूं कुणाल जी आज, वो है माझगांव डॉक। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि ये आईपीओ की लिस्टिंग वगैरह ये सारी मुझे ध्यान में रहती है। 214-216 की रेंज में ये लिस्ट हुआ और लिस्ट होने के बाद जिस लेवल से लिस्ट हुआ उस लेवल से लगातार नीचे गिरता गया। गिरते गिरते ये लगभग पहुंचा आपका 160 पे। 165 के आसपास मैंने भी भर भर के रिकमेंड किया, कुणाल जी, राकेश जी ने भी तब बहुत रिकमेंड किया और हमें यह भी बताया, आपको भी पता, बाजार के कई बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर निचले स्तरों पर दमदार खरीदारी की और अब उनके नाम आपको सामने आते हुए दिखेंगे। अब की बार जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे क्वार्टरली वाला, तब आप देखेगा, आपको सरप्राइज होगा कि कैसे कैसे नाम सामने आ रहे हैं। तो वहां से जितनी सप्लाई थी लिस्टिंग के बाद की, वो सारी की सारी सप्लाई आज खत्म। अगर आज ये 215-16 के ऊपर बंद देता है, जो कि साफ दिख रहा है, तो अब ये खुले नीले आकाश में जाने को तैयार है बंसल जी की लैंग्वेज में। अब बंसल जी, अब आप लेवल दो, क्या वाकई में आज एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है माझगांव डॉक में, ये बताइए।
अनिल जी बिल्कुल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ है। और अनिल जी इस स्टॉक को आपने सबसे पहले देखिए आईपीओ में तो अनिल जी आपने रिकमेंड करा था और उसके बाद आपने दोबारा से इसको रिकमेंड किया था काफी निचले स्तरों पर। और उस समय मैंने और कुणाल जी ने सिर्फ इस पे एक अपडेट शेयर करा था कि काफी बड़े नाम इसको खरीद रहे हैं। और अब तो अनिल जी क्या है कि जिस दिन आईपीओ, क्योंकि आपने आईपीओ पे रिकमेंड किया था इसलिए आप वो जो हाई वाली प्राइस है आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग हुई थी इस दिन इसकी, उस हाई वाली प्राइस को भी आपकी नजर पर है, वो जो 216 रुपए 17 रुपए का दाम था जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रहा था, उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो एक बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट नो डाउट मझगांव डॉकयार्ड पे देखने को मिल रहा है। बट अनिल जी आपसे एक विनती है, देखिए बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, अब आप हमको छोटा स्टॉप लॉस मान के अनिल जी बांधिएगा मत, क्योंकि कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है, ये एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इसमें तो ये की स्ट्रेटेजी है कि बाय एंड होल्ड करें, समय के साथ गोइंग अहेड एक नया स्टॉप लॉस अपने आप मिलेगा। और जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया, जिन लोगों ने शेयर रखा, उनके पैसे जरूर दुगुने होंगे। लिस्टिंग पर नहीं तो लिस्टिंग के थोड़े समय बाद से ही। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कभी डरने घबराने की जरूरत नहीं। 150 वाला स्टॉक 300 भी होगा, आप लिख के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। होल्ड करने की आपकी ताकत होनी चाहिए और एक भी बार आपकी इश्यू प्राइस से नीचे गया नहीं कि आपको निराश हो कि मेरा नुकसान हुआ है। और अगर आपने 160-65 पे जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिले वहां पर भी बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड किया था कि खरीदिए, अगर वहां पर भी आपने खरीदा है तो आज भी आपको मुनाफा हो रहा है। ये स्टॉक अब हाथ से निकल गया, जितना इसको कंसोलिडेट करना था, जितना समय बिताना था, सब बिताकर अब ये अलग ही रेंज में, अलग ही जोन में जाने को तैयार है। अब देखिए किस तरह से मार्केट का डार्लिंग और मार्केट का फेवरेट शेयर बनता है। देखिए इस तरह की कंपनियां ही कम है जहां पर तो लगातार डाउन ट्रेंड में रहने के बाद अब कहीं ना कहीं आपको निचले स्तरों से बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है। 5 साल के ऊपरी स्तर पर स्टील की कीमतें देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो स्टील की मांग है वो काफी बढ़िया है। पिछले 6 महीने से लगातार स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से भी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो प्राइमरी रीजन तो यही है कि जो स्टील की पूरा आउटलुक में एक सुधार देखने को मिल रहा है। इसके चलते पार्टली पेड शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली और निवेशकों ने पार्टली पेड को इसके लिए चुना क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टिकट साइज होता है निवेश का वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बढ़िया तेजी लोग जो निवेशक हैं उन्होंने पार्टली पेड अप शेयर्स को चुना, इसलिए एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बिल्कुल जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखा है और आपने कम भाव पर एक डिस्काउंट पर एक निवेश का ऑप्शन लिया और अब वहां पर भी एक जबरदस्त तेजी आती हुई आपको दिखी है। तो यह है आपके लिए टाटा स्टील और टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर्स जहां पर आपने जबरदस्त एक्शन देखा है। हमने देखा था टाटा मोटर्स, उनका जो डीबीआर है ऑल्दो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है बट अब निवेश का एक और मौका होता है टाटा मोटर्स डीबीआर, वहां पर भी प्रीमियम गैप कम होते हुआ जैसे जैसे टाटा मोटर्स में तेजी आती हुई दिखी। पर अच्छा रिटर्न और जो टाटा स्टील पार्टली पेड शेयर्स में रिटर्न है वो 3 गुना ज्यादा या लगभग 4 गुना ज्यादा आपको आते हुए दिखा है व्हेन कंपेयर्ड टू द स्टॉक। पर किरण जी एक बार जरा टाटा स्टील के शेयर पर भी नजर डालें क्योंकि लीड कर रहा है मेटल्स की रैली को। उतनी बड़ी आज मूव नहीं जितनी इसके बाकी मेटल शेयर्स में आ रही है, पर यहां से टाटा स्टील का स्ट्रक्चर कैसा है सर? दीप देखिए इसने इस स्टॉक ने तो पिछले 1.5-2 महीने में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 400 से लेके 650 तक की छलांग लगाई है। तो इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होना लाजमी है और वही होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि और थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और फिर वापस एक बार ये अप ट्रेंड जारी रहेगा। अभी के लिए मैं मानता हूं कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा, पर वो लेवल रहेगा 616 का, 640 के आसपास है, पर यही सही लेवल है स्टॉप लॉस की और आपको ट्रेल करते चलना चाहिए मुझे लगता है। और 1-2 दिन साइडवेज रहेगा पर अप ट्रेंड जारी रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा साइडवेज अगर आपको होते हुए भी दिखता है तो परेशानी नहीं है, यहां से फिर से मूवमेंट आपको दिखा सकता है। टाटा स्टील नजर रखिए इस पर और टाटा स्टील के पार्टली पेड शेयर जहां पर और भी बढ़िया तेजी आपने देखी है। एक स्पेस और जहां पर हमने काफी एक्शन देखा है पर लगातार खबरें आ रही हैं वो है डायग्नोस्टिक स्टॉक्स और लगातार राज्य सरकारों की तरफ से आप देख रहे हैं कि यहां पर जो प्राइजेस हैं उस पर कटौती हो रही है। महाराष्ट्र ने एक और फ्रेश कटौती करी है, तो जानते हैं देवांशी के साथ कि क्या है ये फ्रेश कटौती, क्योंकि ये खबर जी बिजनेस ने भी आपको पहले बताई थी। तो देवांशी, हमारी खबर क्या थी, क्या डिटेल्स आई हैं और अब इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, बताएं।
बिल्कुल दीपांशु, मैं आपको ये कह रही थी कि हमने आपको 2 दिन पहले ही ये बता दी थी कि महाराष्ट्र में एक बार फिर हम देखेंगे कि जो RT-PCR की टेस्ट है उसकी कीमतें घटती हुई दिखेगी। नेहा ने आपको ये खबर बताई थी और अब इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखी है और सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि जो RT-PCR टेस्ट हैं इनकी जो कीमतें हैं वो घटती हुई दिखी हैं। काफी अलग अलग अब टेस्ट के रेट्स आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 700 रुपए का जो रेट है वो होता हुआ दिखा है। अब महाराष्ट्र में 980 रुपए के रेट्स थे ऑन एन एवरेज, जो अब घटकर केवल 700 रुपए अगर आपको टेस्ट करवाने हैं तो होती हुई दिखेगी। अगर आपको घर से टेस्ट करवाने हैं तो अभी भी हम ये बता रहे हैं आपको कि 980 रुपीज आपको देने होंगे। तो हम लगातार देख रहे हैं कि जो RT-PCR टेस्ट है इनकी कीमतें लगातार घटती हुई दिखी हैं। कई बार हम देख चुके हैं कि कई राज्य जो हैं इन्होंने अपने जो RT-PCR टेस्ट की कीमतें हैं वो घटाई है जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो रिकवरी रेट्स भी बढ़ते हुए दिखे और लगातार जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं इनके वॉल्यूम्स जरूर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये हाई मार्जिन बिजनेस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर होता है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं इनके वॉल्यूम्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो रेट्स हैं वो घटते हुए दिखे और जो सस्ते रेट्स है इसका जो फायदा है वो डायग्नोस्टिक कंपनीज को वॉल्यूम वाइज जरूर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो वॉल्यूम्स बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं, बट लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में कटौती हो रही है। और थायरोकेयर के मैनेजमेंट भी हमारे साथ कुछ समय पहले आए थे, डॉक्टर वेलुमनी साहब, उन्होंने भी बताया था कि वॉल्यूम्स अच्छे हैं बट अगर इस तरह से प्राइसेस कटते रहे तो फिर थोड़ा प्राइसिंग लेवल पर उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है। कुणाल जी, बढ़िया तेजी हो गई है, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं प्राइसेस में कटौती भी हुई है। थायरोकेयर के जरा चार्ट्स देखें, एकदम 1000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से कैसा एक्शन रहेगा थायरोकेयर के लिए? देखिए, एक ड्रीम रन स्टॉक में देखने को मिला दीपांशु, और अब ये टॉप आउट कर रहा है। डेली चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इस स्टॉक के लिए एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है 984 रुपए पर। अभी 1000 रुपए के बिल्कुल करीब चल रहा है। 984 जैसे ये स्टॉक तोड़ेगा दीपांशु, यहां एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और फिर बहुत संभावना है कि आपको 850 तक का एक इसमें ड्रॉप देखने को मिले। तो मेरी राय में देखिए, इन स्तरों पर एक बार जिनके पास पुरानी पोजीशंस हैं प्रॉफिट बुक कर लें, बेहतर रहेगा। और अन्यथा 984 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये लेवल टूट जाएगा तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने की आशंका है। ओके, तो नज़र रखते हैं यहाँ पर थायरोकेयर। ये है आपके लिए एक स्टॉक जहाँ पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं नेगेटिव साइड पर। इस समय पर तेजी का बाजार है, कई सारे और स्पेसेस हैं जहाँ पर पॉजिटिव साइड पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज थोड़ा क्वाइट बैठा हुआ है लुपिन, किरण जी, पर बताएं 960 के एग्जैक्ट लेवल्स पर है। थोड़ी देर पहले और तेजी थी, यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए लुपिन पर? हाँ, कर सकते हैं, पर ब्रेकआउट लेवल थोड़ा सा और ऊपर है। मेरा मानना है कि मैं कंफर्टेबल रहूंगा अगर 970 क्रॉस कर देगा। पर मोमेंटम है दीप, मेरा मानना है कि किसी को थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके प्रीएम्प्ट करना है ब्रेकआउट, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 952 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 960 पे बाय करने की सलाह है। मेरा पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 970 के आसपास, वो रहेगा, पर 970 पे बेचना नहीं है। अगर ये निकल जाए तो मेरा मानना है कि काफी बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कि लुपिन पर मूव आता है कि नहीं, पर फिलहाल थोड़ा क्वाइट बैठा हुआ है जिस तरह से आज का एक्शन है इस पर कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी बनी हुई है। और टेक्सटाइल्स हमने लंबे समय पहले आपके लिए आइडेंटिफाई करा था कि अब टेक्सटाइल स्टॉक्स तेजी में आ रहे हैं और हमें काफी सारी टेक्सटाइल कंपनीज हैं आके भी बताया कि क्या नए ट्रिगर्स बन रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर कुछ फ्रेश जो ट्रिगर्स बने हैं और एक्शन आ रहा है, उस पर वरुण ने रिसर्च तैयार करी है। वरुण, बताएं टेक्सटाइल्स के लिए क्या अगली बड़ी खबर है? देखिए, वैसे तो आपको घरेलू काफी ट्रिगर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इंटरनेशनल ट्रिगर्स है जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयर्स में तेजी देखने मिल रही है और कॉटन के दाम जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अगर आप देखें तो इंडियन कॉटन एसोसिएशन ने इस साल का कॉटन का जो एक्सपोर्ट का अनुमान है उसको बढ़ा दिया है। जून में पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 40 लाख बेल्स के आसपास एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, लेकिन अब इसको बढ़ा के 65 लाख बेल्स कर दिया है, यानी करीब करीब 63% का बढ़ोतरी जो है इन्होंने अपने एक्सपोर्ट के अनुमान में किया है। अब ये क्यों हुआ है ये आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने कुछ समय पहले चाइना की एक कंपनी थी XPCC नाम से, उसके यहाँ से होने वाले कॉटन इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना में जो फुल कॉटन का प्रोडक्शन होता है
उसमें से करीब 1/3 ये कंपनी करती है और इसके ऊपर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन लगा दिया। अब इसका फर्क क्या पड़ा? देखिए, यूएस हर साल करीब करीब $1100 के आसपास का कॉटन जो है वो चाइना से एक्सपोर्ट करता है। उसके ऊपर बैन लगने से एक तो ग्लोबली जो कॉटन के दाम है वो बढ़ गया। इसके अलावा भारत में काफी सारी कंपनीज है जिनको इनके ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इकरा की एक रिपोर्ट है, वो कह रही है कि यूएस से काफी सारी कंपनीज अब भारत की तरफ लुक कर रही है कॉटन, और साथ साथ काफी सारे अपैरल्स है उनके इंपोर्ट के लिए। कुछ करार ऑलरेडी कर चुकी है और कुछ कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावा कॉटन के दाम में बढ़ोतरी का एक और कारण है, और वो है कि यूएस में जो तूफान आया और साथ ही साथ वहां कुछ एरियाज थे जहां पे कॉटन की पैदावार होती थी, वहां ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई थी। इसके लिए यूएस ने अपने प्रोडक्शन नंबर्स को भी घटा दिया। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से कॉटन के दाम घटे। और जो मैंने आपको बताया कि किस तरह चाइना पे बैन लगाया और कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज के तरफ अब यूएस की कंपनीज लुक कर रही है, उसका फायदा इंडियन कंपनीज को मिलने वाला है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि टेक्सटाइल के काफी सारे स्टॉक जैसे कि टीसीएनएस क्लोथिंग और बाकी स्टॉक जो है उनमें तेजी देखने मिल रही है कॉटन और अपैरल के स्टॉक्स में। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिए, दिसंबर एंड होने वाला है, जनवरी शुरू होने वाला है, तो एंड ऑफ सीजन सेल भी आने वाला है, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। बिल्कुल, और जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। टीसीएस क्लोथिंग पर नजर रखिए, मॉन्टे कार्लो यहाँ पर तेजी है। रेमंड जैसे स्टॉक में भी आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल्स कुछ दिनों से मूवमेंट आपको दिखा रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स मूवमेंट में, हालांकि अब तो ये इक्वली रियल एस्टेट स्टॉक भी माना जाता है। केपीआर मिल्स जो हमने आपको 650 के लेवल्स से आइडेंटिफाई किया था, 900 के लेवल्स पर आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त एक्शन इस स्पेस में बनता हुआ आपको दिख रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स यहाँ पर आपको रखनी है नजर। मीनवाइल कैबिनेट कैबिनेट मीटिंग के अपडेट्स आ रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर साहब की तरफ से। चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। ट्रांसमिशन पावर ग्रिड काम कर रही है, ट्रांसमिशन की व्यवस्था सुधार, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सुधार, जिससे अधिक बिजली मिले, विश्वसनीय बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, ये उसकी जरूरत, ये है उपलब्धि। और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। तो 6,700 करोड़ के संशोधित खर्चे को आज कैबिनेट में मंजूरी दी है, सीसीईए में मंजूरी मिली है। और इससे फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, आईटी, ये सब काम बढ़ेंगे, और बिजली की विश्वसनीयता और ज्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4,000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है।
बिल्कुल। तो प्रकाश जावड़ेकर साहब बात करते हुए कैबिनेट की बैठक के बाद लिए हुए अहम फैसलों पर, जैसा कि उम्मीद थी और जैसा कि जी बिजनेस ने आपको खबर दी थी, शुगर एक्सपोर्ट को लेकर सब्सिडी अब यहां पर ऐलान हो चुका है। इसकी मंजूरी आपको कैबिनेट से मिल चुकी है। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर, जय के लिए बिगुल। बताएं जय। जी अनिल जी, इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का लेकर चलना है हमें। जो भी कुछ समय पहले सुमित ने दिया, इनफैक्ट वही मेरा भी कॉल ऑप्शन है। 13,650 का 66 पर ये ट्रेड कर रहा है करीब। इसको लेकर चलना है। 36 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे हम नीचे, तो 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट बन रहा है 98 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 114 का। 98, 114 ये दो टारगेट्स के लिए 13,650 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन है ये। निफ्टी का कल की एक्सपायरी का ये लेकर चलना है अनिल जी। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि 13,700 के लेवल्स निकलने के चांसेस है। और कौन से सेक्टर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, ये सारी जो सेक्टर्स है मुझे, और मेटल्स इनफैक्ट, और ऑटो में भी जैसे आशु जी अभी कह ही रहे थे कि उसमें एक रिवर्सल है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से तेजी आनी चाहिए। तो ये जो 4-5 सेक्टर है जो काफी अच्छा एक वेटेज होल्ड करते हैं निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर्स में भी कुछ खास रिवर्सल नहीं, इनफैक्ट अभी भी कंटिन्यूएशन ही है ट्रेंड का। तो ये सेक्टर्स डेफिनेटली हेल्प करेंगे निफ्टी को। 13,700 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आपने बहुत ही सही बताया है कि वो लेवल निकलना बहुत जरूरी है। बट ये सेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, इसलिए मैं पीएम कर रहा हूँ कि वो ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है 13,700 के ऊपर। एंड देयर आफ्टर हमें 13,740, 760 तक के लेवल हमें फॉरवर्ड देखने मिलेंगे। सो ये टारगेट जो है 98 और 114 के वो अचीव होने चाहिए, इसीलिए ये बाय रिकमेंडेशन है। ओके तो ये है आपके लिए निफ्टी पर 13,650 की कॉल खरीदने की राय। कोई परेशानी नहीं है, मूवमेंट इस पर बढ़िया आते हुए दिख रहा है इस समय। इस बीच आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन आया है और इसलिए आप वापस निफ्टी को रिकॉर्ड हाई की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। 688 का रिकॉर्ड हाई है, उससे बस 2-3 पॉइंट्स ही दूर है। देखते हैं फ्रेश मूवमेंट आता है कि नहीं। और इन्फोसिस पर थोड़ी मूव आ रही है। आशु जी अभी थोड़ी देर पहले आपने इन्फोसिस पर व्यू दिया था, किसी ने अगर नहीं अभी तक ट्रेड करा है तो करना चाहिए इन्फोसिस? दीपांशु, मैं पिछली 2 बार से बोल रहा हूँ, इन्फी में 50 से 100 रुपए की तेजी है, बिल्कुल छोड़ने का कोई कारण नहीं है। ये अभी आगे आने वाले टाइम में भी फिर ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। इनका रिजल्ट सीजन आने वाला है आईटी का। सारी आईटी कंपनीज, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के बम्पर रिजल्ट आएंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आएंगी आपको। और ये फिर देखना, मतलब इतना बड़ा मूव मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि अहेड ऑफ द कर्व रहना चाहिए, पहले ही बिल्कुल पकड़ लो। 1200 के बाद तो फिर दुनिया पकड़ने आएगी। तो इन्फोसिस खरीदा है बिल्कुल। और आशु जी मैं आपके साथ में हूँ। इन्फोसिस में 1190, 1200 तक के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन स्टॉक है और ये भी तेजी के लिए तैयार होता हुआ। आइए बैन से बेनिफिट देख लेते हैं। आजकल तो ऐसा हाल है कि बैन में ही रहे तो बढ़िया, बाहर आने में और तकलीफ ज्यादा है। पीएनबी का एग्जाम्पल देख लीजिए, लेकिन बताने के लिए तैयार है आशीष बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, एकमात्र कैनरा बैंक वो बाहर आएगा क्या? अनिल जी बिल्कुल भी संभावना नहीं है कैनरा बैंक की, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखिए 105% है। 95% के नीचे आती है तभी स्टॉक बैन से बाहर आता है, तो कैनरा बैंक बैन में बना रहेगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी आपने पीएनबी का जिक्र किया, ये ज़रूर बैन में वापस एंट्री कर रहा है, क्योंकि आप देखिए कल 79% के साथ ये बैन से बाहर आया था। फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 191% है। तो पंजाब नेशनल बैंक ये दोबारा एंट्री कर रहा है, कैनरा बैंक बैन में बना रहेगा। इसका मतलब ये लंबा गया, 143% है, तो इसका मतलब जल्दी से अब वापस बाहर नहीं निकलेगा। गिर गिर के कम होके कितना 80% आना पड़ता है ना, तब बाहर निकलता है, राइट? जी अनिल जी। ओ 143% से 80% में तो दिन लग जाएंगे, बहुत सारे, हफ्ता भर लग जाएगा आराम से। तो चलिए पीएनबी इस बार लंबा गया है बैन में, तो जल्दी निकलने वाला है नहीं। और जिन लोगों के पास है लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से जैसा भी हो, लॉन्ग हो तो लॉन्ग, शॉर्ट हो तो शॉर्ट, जय ठक्कर। जय बताइए एफएनओ ट्रेडर्स के लिए जिनकी लॉन्ग है वो क्या कर रहे हैं, जिनकी शॉर्ट है वो क्या कर रहे हैं पीएनबी में? देखिए अनिल जी, जहां तक पीएनबी का सवाल है, मैं कहूंगा जिसका ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है इसमें, राइट, मैं कहूंगा कि उनके लिए तकलीफ है जब तक ये श्योरली एफएनओ बैंक से बाहर नहीं आता। अनिल जी कोई सपोर्ट खास मिलने को है नहीं स्टॉक को। जो शॉर्ट पोजीशंस में है ऑलरेडी
उनको मैं कहूंगा कि डेफिनेटली फायदा है अनिल जी ये लेवल्स पर, बिकॉज जब तक ये स्टॉक बैंड में से नहीं निकलता प्रेशर बना रहेगा ये स्टॉक और उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई होल्ड कर सकता है, जिनकी एपेटाइट है और जिसे लगता है कि यहाँ से हमें और भी अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे, और करीब अगर इसका मैं सपोर्ट देख रहा हूँ तो 36 से लेके 35-50 का है, तो उतना अगर होल्ड कर सकते हैं 35.5 36 तक तो बने रह सकते हैं। अदरवाइज उतना फॉल अभी भी यहाँ से देखने शायद मिले, और उतना फॉल अगर नहीं लग रहा है तो उतना फॉल अगर आप नहीं एपेटाइट है आपका तो आप एग्जिट कर लीजिए रॉन्ग पोजीशन में। शॉर्ट्स वाले अनिल जी जब तक मैं कहूंगा कि ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक शॉर्ट में से कोई शॉर्ट कवरिंग आनी नहीं है स्टॉक में से। हैविंग प्रॉब्लम ज्यादा लॉन्ग वालों को। ओके तो ये है आपके लिए बैन में वापस एंट्री लेते हुए पीएनबी पर सलाह, बट पीएनबी कैनरा बैंक नजर रखिए बैन में इस समय तो सिर्फ यही दो हैं जो पोजीशंस इंटरचेंज कर रहे हैं। पर आइए 3:20 बज रहे हैं, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी जबरदस्त तेजी है, रिकॉर्ड हाई के लेवल पर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी सपाट है एकदम सर। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ अभी भी 70-75 अंक ही ऊपर है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है पिछले 1 घंटे में। नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है और यूरोप में काफी मजबूत ट्रेड हो रहा है। 1.5% से ज्यादा जर्मनी के बाजार उछले हैं, वहां पर तेजी है। कच्चे तेल में भी आप खरीदारी ही देख रहे हैं, तो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है सर, बताया क्या करके जाना चाहिए? देखो दीप, इसमें तो कोई डाउट नहीं और ये बड़ी आसान राय भी है कि खरीदारी करके जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट ही दिख रहा है कि सब ग्लोबल संकेत। खाली एक ही रिस्क है आज, और रिस्क ये है दीप कि फेड की मीटिंग है ना आज। अब फेड की देखिए ब्याज दरें तो कोई बढ़ानी है नहीं, घटाने की जगह है नहीं। क्या बोलते हैं वो डिपेंड करता है, क्या वो कुछ अपने हिसाब से बोलते हैं या नई सरकार की तरफ देखते हैं कि भाई अब जो बाइडेन साहब आके क्या करेंगे, हम उनसे डायरेक्शन लेंगे टाइप्स। तो बेसिकली फेड की कमेंट्री आज इंपॉर्टेंट है, तो अगर उनकी कमेंट्री थोड़ी हॉकिश रहती है तो फिर कल आपको ये गेंस दिख रहे हैं डाउ में वो शायद ना रहे, और अगर वो डॉविश रहते हैं, बुलिश रहते हैं, अच्छी कमेंट्री देते हैं तो कल फिर आप तेज दौड़ भी लगा सकते हैं। तो थोड़ी सी एक रिस्क फेड की कमेंट्री की, हालांकि बाकी यूरोप के बाजार हमारे बाजार सब मजबूत तो ही हैं। तो देखिए रिस्क तो लाइफ में हमेशा रहती, तो आपको ट्रेंड के साथ रहना है। फेड जब बोलेगा, जो बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसा देखा जाएगा। अभी आपको अपनी हेजिंग के साथ जाना चाहिए। रिस्क ये ध्यान में रखिए ताकि आप है ना पोजीशन थोड़ी हल्की रख कर जाए, जरूरत से ज्यादा ना खरीदे, बस उतना ध्यान रखें। 2 तरीके लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, एक तरीका वो है जो आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि निफ्टी में आप 13,650 या 13,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और ऊपर में आप 13,800 का बेच कर जा सकते हैं। ठीक है, 13,650 का ले लीजिए, 13,800 का बेच दीजिए। एक काम ये भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखिए लाल निशान में आएगी, बात करते हैं देखो 2:30 बजे भी जब हम डेटा डिस्कस कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि बैंक निफ्टी में वो मजा ही नहीं है जो मुझे देखना था, और बैंक निफ्टी देखिए आप लाल निशान में भी आ गया, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। किसकी वजह से आया? ऐसा कौन सा बैंक गिरा है भाई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है? थोड़ा मैं नजर डालता हूं तो पॉइंट सिंपल है, 30,500 के नीचे बैंक निफ्टी खराब होगा, 31,000 के ऊपर अच्छा होगा, तब तक कुछ नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी में नोटा है, निफ्टी 13,650 का कॉल ऑप्शन खरीद कर 13,800 का बेच दीजिए, सिंपल। जी दी। ओके तो अगर चाहें तो थोड़ा हेज क्रिएट करके जाएं, यही बेहतर रहेगा इस समय अगर आप बाजार में स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। अनिल जी थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है, जो आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, कुछ ऐसी भारी गिरावट किसी भी स्टॉक में नहीं आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा फिसला है, इंडसइंड पर हल्का प्रेशर आया है, एसबीआई ये भी थोड़ा प्रेशर ऊपरी स्तरों से आपको आते हुए दिखा रहे हैं। लगभग सारे के सारे जो बैंकिंग काउंटर्स हैं वो ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर दिखा रहे हैं सर, बट ऐसा कुछ फ्रंटलाइन बैंक में कोई भारी गिरावट नहीं आई है इस समय। अनिल जी ठीक बात है, लेकिन ठीक है आईसीआईसीआई इंडसइंड थोड़ा सा नीचे गिरा है तो दीप, इसीलिए देखिए हमेशा आप तेजी बोलेंगे उसका फायदा नहीं है। डेटा के हिसाब से जहां जो चीज दिख रही है वो बोलना चाहिए। ये बोलना आसान है कि ये लेवल हो जाएगा, वो लेवल हो जाएगा, वो कभी न कभी तो होगा। निफ्टी भी 1 लाख होगा, सेंसेक्स भी 5 लाख होगा, हम रहे न रहे ये तो होने वाला है। लेकिन आज क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वही वाली बात है कि अंधाधुंध तेजी बोलेंगे और नीचे आएगा तो फिर प्रॉब्लम ये है
कि जिन्हें एंट्री करनी वो एंट्री नहीं कर पाते, ऊपर के लेवल पर अटक जाते हैं। तो आपको मौका देता है और आज साफ डेटा ये बता रहा था जिस तरह से बनाए कि निफ्टी में जिस तरह से पुट ऑप्शन में एडिशन हुआ है, खरीदारी हुई, वैसे ही बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में एडिशन हुआ है, वहां बिकवाली हुई है। एग्जैक्टली वही ट्रेड पैन आउट होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। अगर आप देखिए, अगर आपने उस तरीके से काम किया होता तो दोनों तरफ आपका काम एकदम परफेक्ट हो जाता। तो मेरे ख्याल से ठीक है जो चल रहा है, आप अपनी पोजीशन को रिस्क के हिसाब से मेंटेन करते रहे, जरूरत से ज्यादा भर भर के न जाए, कॉन्फिडेंस रहें और कॉन्फिडेंट न रहें, बस सिंपल। जी दीप। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बट रिस्क के हिसाब से पोजीशन मेंटेन करें। कोई गिरावट भारी नहीं है, पर हाँ आज वॉलेटिलिटी थोड़ी बैंक्स में ज्यादा आती हुई दिखी है। इस बीच आशु जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए, भारती एयरटेल आज, वैसे तो आपने कॉल नहीं दी इस पर भरोसा आपका बरकरार है, विश्वेश जी भी से खरीदारी करके गए हैं। यही एक निफ्टी स्टॉक था जो अभी तक 200 डीएमए के ऊपर नहीं आया था। आज भारती एयरटेल भी 200 डीएमए के ऊपर आ गया। तो सारे के सारे निफ्टी स्टॉक्स अब 200 डीएमए के ऊपर हैं। ये रिसर्च वरुण करके अभी हमें बता रहे हैं। तो अब आशु जी, ये जो मूवमेंट आया है, क्या एक कैचअप मूव आ सकता है भारती एयरटेल में? आपने पोजिशनली तो अच्छे टारगेट्स दिए हैं, बट इमीडिएट बेसिस पर क्या भारती एयरटेल मूव के लिए तैयार है? बिल्कुल 100% दीपांशु, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, शायद 1-2 दिन में ही इसका 540 का टारगेट आ जाएगा। और पूरी डाउन मूव से जिस तरह से दीपांशु बाकी स्टॉक तो चले हैं, जिस तरह से डाउन मूव से धीरे धीरे करके हर नए लेवल पे जो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन बन रही है इस ट्रेड की। तो अल्टीमेटली तो वो जो एक हिकअप आ गया था, एक मंथली एक्सपायरी ऐसी हुई कि 550 वाला 450 पे चला गया था। आई थिंक अदर देन दैट बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही है और बहुत अच्छी कंसोलिडेशन। इसलिए मैं इसको हर हफ्ते ही कवर कर लेता हूँ और रिमाइंड करवा देता हूँ, इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बिल्कुल तो छोड़ना नहीं है, भारतीय एयरटेल छोड़ना नहीं है, इन्फोसिस जिसके बारे में आशु जी भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा बाजार फिसला है, स्पेशली बैंक्स पर वैसे कोई भारी गिरावट के संकेत इस समय आते हुए आपको दिखे नहीं है। टेक्सटाइल स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे बंसल जी, पेज इंडस्ट्रीज रह गया आपसे बात करने के लिए। सर 26,000 के पार पेज इंडस्ट्रीज गया है, 5% ऊपर, और कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई थी 1-2 दिन पहले इस काउंटर के लिए। पेज इंडस्ट्रीज 26,000 पर कैसा लग रहा है बंसल जी? देखिए दीपांशु, टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है और एक नई टेरिटरी में स्टॉक निकल रहा है। नई खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, बट जिन्होंने ले रखा है वो 26,800 26,800 की टारगेट के लिए होल्ड रखें पेज इंडस्ट्रीज को। ओके, तो 26,800 के टारगेट के लिए पेज इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। यहां से भी और ऊपर जाने की ये स्टॉक क्षमता रखता है, ये आपके लिए क्लियर एक इंडिकेशन है इस काउंटर पर। चलिए नजर रखिए, पेज इंडस्ट्रीज अच्छी मूव इस पर आई है अभी थोड़ी देर पहले। एचपीसीएल ये भी बज कर रहा है। किरण जी, एचपीसीएल पर कोई ट्रेड करके जाना चाहिए या फिर जो मूव आनी थी वो थोड़ी देर के लिए आ चुकी है अब? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी मोमेंटम बिल्कुल है। हमारा टारगेट 2 दिन पहले मैंने कॉल दिया था तब 240 के आसपास के थे। आज का हाई 235 लगा के वापस थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है, तो मेरा मानना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपका भी स्टॉप लॉस रहना चाहिए लगभग 224 का, 223 का, और टारगेट जो 240 के दिए वो हासिल होते नजर आ जाने चाहिए 1 से 2 दिनों में। उससे एक्सीड भी कर सकता है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को भी, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, थोड़ा सा रुक के चल सकता है, पर मेरा मानना है कि इसके ऊपर के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहां से भी और ऊपर के टारगेट्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। कुणाल जी, हिंदुस्तान कॉपर यहां पर नजर डालिए, बड़े बड़े ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक ये 18-19% ऊपर गया था, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, आज फिर से एक बड़ा मूव आया हिंदुस्तान कॉपर में, 12% की तेजी है। पोजीशन है तो होल्ड करें, मुनाफा बुक करें, क्या व्यू है? देखिए शर्तिया होल्ड करना चाहिए दीपांशु, बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए जो आज का मूव है, इसके बाद अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं दीपांशु, तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव चार्ट लग रहा है। क्लियर डाइवर्जेंसेस थी और उसके बाद जो ये ब्रेकआउट 50 रुपए के ऊपर वीकली बेसिस पर होता दिख रहा है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से 70 रुपए के लेवल्स भी दिखा देगा। मेटल्स में हम देख रहे हैं कि चौतरफा खरीदारी हो रही है, तो अभी भी लॉन्ग पोजिशन पर बने रहने की राय। बिल्कुल, मेटल्स में चौतरफा खरीदारी है, लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो मेंटेन करके जाइए। अच्छी तेजी इस पूरे स्पेस में रही है और आज भी आपने एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखा है पूरे के पूरे मेटल यूनिवर्स से इस समय।
तो नजर रखनी यहाँ पर जरूरी है। चेन्नई पेट्रो, कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे, आज भी देखिए 2% की तेजी ये स्टॉक भी लगाते हुए गया है। तो एंड ऑफ ट्रेड यहाँ पर भी अच्छा खरीदारी का मौका मिला आपको। पर आइए फिर देख लेते हैं आज किस तरह का एक्शन रहा है। एक और नया रिकॉर्ड निफ्टी पर, एक और नया रिकॉर्ड सेंसेक्स पर। रिकॉर्ड क्लोजिंग के लिए तैयार है। पहली बार 13,650 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देने के लिए तैयार है और सेंसेक्स पे भी 350-400 पॉइंट्स की आपको तेजी आती हुई दिखी है। अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है बाजार से। मेटल्स, पीएसयूज, ऑयल एंड गैस और सिलेक्ट फार्मा स्टॉक्स, यहां पर तेजी रही। हिंडाल्को टॉप गेनर है आपका 3% के उछाल के साथ, वहां पर अच्छा एक्शन है। ओएनजीसी एक बार फिर से एक्शन में रहा, 3% की तेजी यहां पर भी आपको आती हुई दिखी। भारतीय एयरटेल आखिरी ऐसा स्टॉक जो 200 डीएमए के ऊपर नहीं था, आज ये स्टॉक भी अपनी 506 जो 200 डीएमए थे उसके ऊपर आते हुए दिखा है। तो सारे निफ्टी के स्टॉक्स अब 200 डीएमए के ऊपर हैं। एचडीएफसी अच्छा कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से, तो निफ्टी को सहारा यहां से मिला। टीसीएस 2 दिन बाद इसका बायबैक शुरू हो रहा है, 2% ऊपर ये स्टॉक था, मार्केट को सहारा देते हुए। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल यहां से भी बाजार को सहारा मिलता हुआ दिखा है। टाइटन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के तीनों स्टॉक्स में खरीदारी आपको आती हुई दिखी। जेएसडब्ल्यू स्टील एक्शन में था। सन फार्मा, नेस्ले, आईओसी और इन्फोसिस जो आशु जी कह रहे हैं दोनों हाथ से खरीदिए, जाने नहीं दीजिए इस मौके को, वहां पर भी खरीदारी रही। टॉप लूजर आईसीआईसीआई बैंक और वो भी मात्र 1% की ही गिरावट थी। तो टॉप लूजर में सिर्फ 1% की गिरावट रही। इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, गेल, एसबीआई ये थोड़ा प्रेशर में आपको आज आते हुए दिखे हैं। हालांकि गिरावट ज्यादा नहीं थी, 10 निफ्टी स्टॉक नेगेटिव हैं, 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए दिख रहे हैं। रियल एस्टेट काउंटर्स यहां पर जबरदस्त उछाल था और डीएलएफ 12% का इंट्राडे उछाल इसमें आते हुए दिखा और साथ ही जो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड एनबीएफसीज हैं वहां पर भी तेजी रही। तो अनिल जी, जबरदस्त एक्शन, सेंचुरी मार्कर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयारी था सर। बिल्कुल दीप, और बहुत ही बेहतरीन एक्शन। 2 और स्टॉक ऐसे हैं जो बड़े एक्शन में रहे आज मालामाल वीकली वाले। एक तो गोकुलदास एक्सपोर्ट, मुझे याद है हमने शायद 55-60 रुपए के आसपास, 60 के नीचे, अब किस एग्जैक्टली प्राइस पर रिकमेंड किया हो तो याद नहीं, लेकिन हम 60 के नीचे इसे रिकमेंड किया था। अब देखिए आज 95 रुपए पर 14% की मजबूती के साथ। और दूसरा स्टॉक था एक और टेक्सटाइल स्पेस से, मोंटे कार्लो, जो भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और वो तो मुझे याद है 175-80 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था। 265-275 एक्चुअली 277 का हाई बनाया है मोंटे कार्लो ने। तो 2 टेक्सटाइल स्टॉक जो आपको रिकमेंड किए गए थे पहले, वहां पर बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिखा है। टेक्सटाइल स्टॉक में सब जगह दमदार एक्शन आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक आपको बहुत सही वक्त पर, बहुत पहले अच्छे वैल्यूएशन की वजह से रिकमेंड किए गए थे, जो आज एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। चलिए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और खत्म करते हैं आज के बाजार को। कल बढ़ाएंगे आगे, आज के लिए खत्म करते हैं। बड़े दिनों बाद लाल निशान में निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है, 22 अंकों का नुकसान प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पर। और प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पर सेंचुरी मार्कर लाइफ टाइम हाई पर बंद होता हुआ निफ्टी डे हाई के बेहद करीब। और सेंसेक्स में 350 अंकों की दमदार मजबूती दिखी है आज के सेशन में खरीदारी करने के लिए। और आज जिस तरह के मौके बने आखिरी 1 घंटे में फिर से खरीदारी आती हुई दिखी भी है। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार आपको बता दें बाजार बंद होने के बाद का क्या है एक्शन। उसके बाद फाइनल क्लोजिंग भी मैं आपके सामने रखूंगा। दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का वो शुरू हो चुका है। अच्छा, वैक्सीन से एक चीज याद आया, अभी आशु जी को दिखाइए। आशु जी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट भी, किस चीज का ज्यादा इंतजार है इस वक्त दुनिया में, वैक्सीन का या करेक्शन का? करेक्शन का अनिल जी, करेक्शन का बिल्कुल। अनिल जी, वैक्सीन से ज्यादा करेक्शन का है। वैक्सीन तो आ गई, अब सबको पता, आगे पीछे करके यहाँ भी वहां भी पहुंच जाएगी। इस वक्त करेक्शन का इंतजार है अनिल जी, क्योंकि हर लॉजिक को डिफाई कर रही है। और कभी कभी अनिल जी कुछ लोग ना बातों में और आर्ग्यूमेंट में जिद करते हैं, ये मार्केट जिद करने वाली नहीं होती है बिल्कुल भी, मार्केट तो बिल्कुल साथ चलने वाली होती है। हाँ, तो वैक्सीन आ रही है तो करेक्शन भी आएगी। जैसा अप्रैल मई में लग रहा था, अप्रैल मई जून में लग रहा था कब आएगी, तो आई दिसंबर तक आ गई, देखिए हाथ में है अभी। वैसे करेक्शन भी कभी तो आएगा। कुणाल जी, इतना इंतजार क्यों? अनिल जी देखिए, इसमें फर्क है। अनिल जी देखिए, वैक्सीन का इंतजार सभी लोग बहुत संयम के साथ कर रहे हैं अनिल जी, बहुत इत्मीनान से वेट कर रहे हैं कि कब वैक्सीन अमेरिका में आए, फिर कब भारत आए, कब हमें मिले। लेकिन अनिल जी करेक्शन को लेकर लोगों में एक झल्लाहट है। मतलब जो बातचीत होती है अनिल जी, लोग इतने परेशान हैं। लोगों का कहना है कि भाई करेक्शन कब आएगा, और कई लोगों का यह भी कहना है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो कभी ना कभी करेक्शन जरूर आएगा। लेकिन लोग अब परेशान हो गए अनिल जी करेक्शन की आस में।
अरे वाह, ये तो मतलब करेक्शन नहीं हुआ, मतलब जैसे कोई मतलब ऐसी चीज हो गई कि भाई जब तक ना आए तब तक क्या करें, वैसा हाल है। तो करेक्शन को लेकर बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन जब आएगा एक बात पक्के तौर पे बता सकते हैं, यही इसी स्क्रीन पर आएगा, आपको दिखेगा। उस दिन फिर हड़बड़ाना मत, जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें इंतजार है वो खरीदारी करें, और जिन्हें खरीदारी करके रखिए वो अपनी पोजीशन को संभाल कर रखें, ये जरूर कर लेना। वो ऐसे वो शायरी भी है ना, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन कट गए करेक्शन की आरजू में, 2 दिन करेक्शन के मंदी के इंतजार में, 2 दिन 2 दिन तेजी की आरजू में और 2 दिन करेक्शन के इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी है मार्केट की, इसे आराम से निकाल दीजिए, आ जाएगा करेक्शन भी, ये कभी न कभी तो आएगा। लेकिन तब तक उससे पहले वैक्सीन आ जाए तो कम से कम हेल्थ सलामत रहे, बाकी वेल्थ के चिंता आप बाद में भी कर सकते हैं, उसकी तैयारी रखिएगा। लेकिन हाँ, जो बात हम कर रहे थे हेल्थ की, अब जो वैक्सीन आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो चुका है, और लोगों को, जैसे बंसल जी भी हमारे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाने के लिए उतावले हो रहे हैं कि कब मेरी वैक्सीन लगे, कब मैं आराम से घूमूं फिरूं, बाहर जाऊं, रिकमेंडेशन आ रही है। अच्छा, मेरे को फोन भी आते हैं आजकल लोग कि आपने देखी क्या, पहुंच गई क्या, कुछ है क्या पहचान, कहीं से मिल सकती है क्या? अरे भाई रुको, शांति रखो, इमरजेंसी वालों के लिए, आपकी कौन सी इमरजेंसी, अच्छा खासा घूम रहे फिर रहे तो। लेकिन इस उतावलेपन का फायदा उठाने के लिए काफी लोग ऑनलाइन ठगी में जुड़ गए। जी हाँ, ऑनलाइन बड़ी जबरदस्त ठगी चल रही है। काफी लोग है ना जालसाजी कर रहे हैं, वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे चैनल्स पे वो बता रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन देंगे, पैसे दे दीजिए, एडवांस बुक करा दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो प्लीज 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 ऐसा काम कुछ भी ना करें, ऐसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना आए। आम आदमी को वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी, क्या इसे बुक करवाया जा सकता है या अपने आप सरकार के हिसाब से आपके पास आएगी, कब आएगी? और ये ऑनलाइन जो सारे लोग आपको कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार है, हमसे ले लीजिए, क्या ये वाकई में सही है या गलत? इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। डॉक्टर शशांक जोशी होंगे हमारे साथ, मेंबर कोविड टास्क फोर्स और एडवाइजर महाराष्ट्र के, और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, जो इस पूरे विषय को आपको विस्तार से समझाएंगे कि भाई वैक्सीन के नाम पर जालसाज काम पर ये। अच्छा, अब बताइए बंसल साहब, चाहिए ऑनलाइन वैक्सीन आपको? नहीं अनिल जी, मेरे तो बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है ऑनलाइन वैक्सीन लेने का। सिस्टम से अनिल जी चलेंगे, तो बिल्कुल भी अनिल जी ऑनलाइन का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और अनिल जी, आप तो इस वैक्सीन की बात कर रहे हैं जिसके लिए अनिल जी सब तड़प रहे हैं, और मैं भी तड़प रहा हूँ। अनिल जी, मैं तो वैक्सीन के मामले में इतना चूजी हूँ, जो जैसे बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती है मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उसके अंदर भी कि प्रॉपर टेम्परेचर में वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। छोटे मोटे केमिस्ट से या डॉक्टर से भी नहीं लगवाते हैं कि ये डॉक्टर या केमिस्ट रात को अपना फ्रिज बंद करके तो नहीं चला गया। और ये तो अनिल जी कोविड का वैक्सीन है, तो अनिल जी ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल। और ऑनलाइन से याद आया, अभी पिछले हफ्ते ही किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना लिया फेसबुक पर, वैसे की वैसे सारे फोटो, वैसे की वैसे सब। अच्छा, मतलब जिसने बनाया थोड़ा दिमाग तो लगाया है कि अनिल सिंघवी का फेक आईडी लगा दिया, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी निकला। उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजी सेठी साहब को, हमारे जय ठक्कर को, हमारे सारे एक्सपर्ट को। अरे भाई, जो मेरे साथ में दिन रात बैठ रहे उठ रहे, उनको रिक्वेस्ट भेजे तो पकड़े जाओगे, तुरंत पकड़े गए। अब हम उन पर लीगल कार्रवाई भी कर रहे। तो एक चीज समझ लीजिए, मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजता ही नहीं, इसलिए ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं इसलिए रिक्वेस्ट नहीं भेजता। भाई, उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे 5000 ऑलरेडी फॉलोअर मैक्सिमम जो अलाउड है, जिनको मैं फ्रेंड बना सकता हूं फेसबुक की तरफ से, वो 5000 पूरे हो चुके हैं। इसलिए प्लीज मेरे नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आए आपको फेसबुक से, वो फेक है, प्लीज ऐसा एक्सेप्ट न करें। इसीलिए मैंने एक ट्वीट करके डाला भी कि मेरे ऑफिशियल अकाउंट कौन कौन से हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, तो कोई भी मेरे नाम से। अच्छा, मजे की बात एक और देखिए आशु सर, वो भाई पैसे भी मांग रहा है लोगों से। लोगों ने मुझे उसके व्हाट्सएप के चैट भेजे कि देखिए मेरे नाम से पैसे मांग रहा है कि मैं सर्विसेज दूंगा, ये करूंगा। तो न तो मैं कोई किसी तरह की सर्विस देता हूँ, न मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, न कोई यूट्यूब चैनल है, न कोई और किसी तरह से पर्सनली मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। जो एडवाइस करता हूँ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन चैनल जी बिजनेस। तो इसलिए प्लीज कोई जान से में ना आए। जी आशीष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, मैं वो वैक्सीन की जब बात चल रही थी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन के भी एनालिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन का फ्रॉड शुरू हो गया, ये तो एक सेपरेट चीज है। पर अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, शायद अगले
8-10 दिन के अंदर ही आप शाम को एक प्रोग्राम कवर कर रहे होंगे कि किस कंपनी की वैक्सीन लगानी है। तो मैं तो आपके पास आऊंगा, फिर आप बंसल जी से पूछेंगे कि 4 कंपनीज की है या 3 कंपनीज की है, 5 कंपनीज की है, तो कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगवानी है। अनिल जी, ये भी एक मतलब उधेड़पुन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गुड आइडिया, और इसमें हम अभी से काम कर लेते हैं और हम तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल बताएंगे आपको कि किस कंपनी की वैक्सीन लगानी चाहिए, बस इस पर भी फोकस करेंगे। और जल्दी थोड़ी सी बस भारत सरकार अनुमति दे दें, जिन वैक्सीन को अप्रूव कर दे, उसके बाद आपने अच्छा आइडिया दिया। ये भी जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को, वैक्सीन लगवानी तो किसकी लगवानी, किसकी कितनी महंगी सस्ती, किसके कितने फायदे नुकसान है, ये सब पता होना चाहिए भाई। लगाने जाए तो कई बार जाते ना पर केमिस्ट के पास मांगते भाई कि ये बुखार की दवा दे दो, तो बोले पैरासीटामोल तो नहीं है, वो कौन सी डोले 650 वो ले लो। हाँ, मतलब इस तरह की, मतलब कोई और देते बोले सेम ही है भाई अंदर, तो हमें तो पता नहीं चलता। बंसल जी जानते हैं सेम है कि नहीं है, हम तो फिर जो केमिस्ट बोलता है वो लेके आ जाते हैं, उस हिसाब से हमारे तो ठीक है जी। हाँ एग्जैक्टली, तो बस इसलिए हम तो अंदाज से लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई अलग अलग चीजों में क्या फर्क है, क्या समानता है। आइए 8:30 बजे का शो। आप हमेशा ये सुनते हैं ना जब म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड में निवेश मार्केट रिस्क के जोखिमों के अधीन है। लेकिन जोखिम है क्या, कितना है, कहाँ है, क्यों है, ये पता कैसे करें। तो ये पता करने के अपने अपने तरीके हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितने रिस्क है और आप कितने रिस्क उठा सकते हैं। दोनों का मैच होना चाहिए, रिस्क कितनी है और आपकी लेने की ताकत कितनी है रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में जोखिम से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे रात 8:30 बजे मनी गुरु में। बताएंगे हम निवेश में कितने रिस्क है। तो खाली आप वो सुन सुनकर रट्टा मार के याद न करें म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट की जोखिमों के अधीन है। कृपया अपने सलाहकार से पूछकर निवेश करें। पुराने रिटर्न, आगे फ्यूचर की रिटर्न की गारंटी नहीं है। ये सारे सुनते तो हैं, लेकिन इनको सुनने से फायदा नहीं होगा, समझने से फायदा होगा। और समझने के लिए रात 8:30 बजे जुड़ जाइएगा आप। क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए शाम को, तो सिर्फ जी बिजनेस पर आपको मिलेगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने। थैंक गॉड, सबसे बढ़िया बात है कि बैंक निफ्टी लाल में नहीं हरे में ही घूम फिर के एडजस्टमेंट करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे बैंक निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो चलिए कम से कम हरे निशान में बंद हुआ है, ये रात की बात है। 114 अंकों की मजबूती रही निफ्टी में। लाइफ टाइम हाई 13,682 और 13,692 अब तक का लाइफ टाइम हाई। कल 13,693 बनाते हैं हम नया हाई देखेंगे। और सेंसेक्स देखिए क्या बंद हुआ है, वाह, 4 एक चौका और 4 छक्के, 1 चौका 4 6 4 6 6 6, उसके बाद पॉइंट में भी 4 6। गजब, क्या फिगर है, एकदम देखने लायक। 46,646.46 ये है सेंसेक्स की क्लोजिंग। 403 अंक मजबूत। मुझे लगता है आज कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी का कमाल हुआ है सेंसेक्स की क्लोजिंग में। और तो ये है आपके लिए क्लोजिंग आज सेंसेक्स की 400 अंकों की मजबूती के साथ। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, जय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और फिर को कल बढ़ाएंगे आगे, आज के लिए खत्म करते हैं। बड़े दिनों बाद लाल निशान में निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। 22 अंकों का नुकसान प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पर। और प्रोविजनल क्लोजिंग बेसिस पर सेंचुरी मारकर लाइफ टाइम हाई पर बंद होता हुआ निफ्टी डे हाई के बेहद करीब। और सेंसेक्स में 350 अंकों की दमदार मजबूती दिखी है आज के सेशन में खरीदारी करने के लिए। और आज जिस तरह के मौके बने आखिरी 1 घंटे में फिर से खरीदारी आती हुई दिखी भी है। आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार आपको बता दें बाजार बंद होने के बाद का क्या है एक्शन। उसके बाद फाइनल क्लोजिंग भी मैं आपके सामने रखूंगा। दुनिया के कई हिस्सों में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का वो शुरू हो चुका है। अच्छा, वैक्सीन से एक चीज याद आया, अभी आशु जी को दिखाइए। आशु जी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी, किस चीज का ज्यादा इंतजार है इस वक्त दुनिया में, वैक्सीन का या करेक्शन का? करेक्शन का अनिल जी, करेक्शन का। बिल्कुल अनिल जी, वैक्सीन से ज्यादा करेक्शन का है। वैक्सीन तो आ गई, अब सबको पता है, आगे पीछे करके यहाँ भी वहां भी पहुंच जाएगी। इस वक्त करेक्शन का इंतजार है अनिल जी, क्योंकि हर लॉजिक को डिफाई कर रही है। और कभी कभी अनिल जी कुछ लोग ना बातों में और आर्गुमेंट में जिद करते हैं, ये मार्केट जिद करने वाली नहीं होती है बिल्कुल भी। मार्केट तो बिल्कुल साथ चलने वाली होती है। हाँ, तो वैक्सीन आ रही है तो करेक्शन भी आएगी। जैसा अप्रैल मई में लग रहा था, अप्रैल मई जून में लग रहा था कब आएगी, तो आई, दिसंबर तक आ गई, देखिए हाथ में है अभी। वैसी करेक्शन भी कभी तो आएगा। कुणाल जी, इतना इंतजार क्यों?
अनिल जी देखिए, इसमें फर्क है अनिल जी। देखिए, वैक्सीन का इंतजार सभी लोग बहुत संयम के साथ कर रहे हैं अनिल जी, बहुत इत्मीनान से वेट कर रहे हैं कि कब वैक्सीन अमेरिका में आए, फिर कब भारत आए, कब हमें मिले। लेकिन अनिल जी करेक्शन को लेकर लोगों में एक झल्लाहट है। मतलब जो बातचीत होती है अनिल जी, लोग इतने परेशान हैं। लोगों का कहना है कि भाई करेक्शन कब आएगा, और कई लोगों का यह भी कहना है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो कभी ना कभी करेक्शन जरूर आएगा। लेकिन लोग अब परेशान हो गए अनिल जी करेक्शन की आस में। अरे वाह, ये तो मतलब करेक्शन नहीं हुआ, मतलब जैसे कोई मतलब ऐसी चीज हो गई कि भाई जब तक ना आए तब तक क्या करें, वैसा हाल है। तो करेक्शन को लेकर बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन जब आएगा एक बात पक्के तौर पे बता सकते हैं, यही इसी स्क्रीन पर आएगा, आपको दिखेगा। उस दिन फिर हड़बड़ाना मत। जो इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें इंतजार है वो खरीदारी करें, और जिन्हें खरीदारी करके रखिए वो अपनी पोजीशन को संभाल कर रखें, ये जरूर कर लेना। वो ऐसे वो शायरी भी है ना, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन कट गए करेक्शन की आरजू में, 2 दिन करेक्शन के मंदी के इंतजार में, 2 दिन 2 दिन तेजी की आरजू में और 2 दिन करेक्शन के इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी है मार्केट की, इसे आराम से निकाल दीजिए, आ जाएगा करेक्शन भी, ये कभी न कभी तो आएगा। लेकिन तब तक उससे पहले वैक्सीन आ जाए तो कम से कम हेल्थ सलामत रहे। बाकी वेल्थ के चिंता आप बाद में भी कर सकते हैं, उसकी तैयारी रखिएगा। लेकिन हाँ, जो बात हम कर रहे थे हेल्थ की, अब जो वैक्सीन आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो इमरजेंसी इस्तेमाल शुरू हो चुका है, और लोगों को, जैसे बंसल जी भी हमारे जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाने के लिए उतावले हो रहे हैं कि कब मेरी वैक्सीन लगे, कब मैं आराम से घूमूं फिरूं, बाहर जाऊं। रिकमेंडेशन आ रही है। अच्छा, मेरे को फोन भी आते हैं आजकल लोग कि आपने देखी क्या, पहुंच गई क्या, कुछ है क्या पहचान, कहीं से मिल सकती है क्या। अरे मैंने कहा भाई रुको, शांति रखो, इमरजेंसी वालों के लिए। आपकी कौन सी इमरजेंसी, अच्छा खासा घूम रहे फिर रहे तो। लेकिन इस उतावलेपन का फायदा उठाने के लिए काफी लोग ऑनलाइन ठगी में जुड़ गए। जी हाँ, ऑनलाइन बड़ी जबरदस्त ठगी चल रही है। काफी लोग है ना जालसाजी कर रहे हैं, वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे चैनल पे वो बता रहे हैं कि हम आपको वैक्सीन देंगे, पैसे दे दीजिए, एडवांस बुक करा दीजिए। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो प्लीज 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 ऐसा काम कुछ भी ना करें, ऐसे वैक्सीन नहीं मिलेगी। इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में ना आए। आम आदमी को वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी, क्या इसे बुक करवाया जा सकता है या अपने आप सरकार के हिसाब से आपके पास आएगी, कब आएगी? और ये ऑनलाइन जो सारे लोग आपको कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, हम देने को तैयार है, हमसे ले लीजिए, क्या ये वाकई में सही है या गलत? इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे। डॉक्टर शशांक जोशी होंगे हमारे साथ, मेंबर कोविड टास्क फोर्स और एडवाइजर महाराष्ट्र के, और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, जो इस पूरे विषय को आपको विस्तार से समझाएंगे कि भाई वैक्सीन के नाम पर जालसाज काम पर ये अच्छा, अब बताइए बंसल साहब, चाहिए ऑनलाइन वैक्सीन आपको? नहीं अनिल जी, मेरे तो बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है ऑनलाइन वैक्सीन लेने का। सिस्टम से अनिल जी चलेंगे, तो बिल्कुल भी अनिल जी ऑनलाइन का तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और अनिल जी, आप तो इस वैक्सीन की बात कर रहे हैं जिसके लिए अनिल जी सब तड़प रहे हैं, और मैं भी तड़प रहा हूँ। अनिल जी, मैं तो वैक्सीन के मामले में इतना चूजी हूँ, जो जैसे बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती है मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उसके अंदर भी कि प्रॉपर टेम्परेचर में वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। छोटे मोटे केमिस्ट से या डॉक्टर से भी नहीं लगवाते हैं कि ये डॉक्टर या केमिस्ट रात को अपना फ्रिज बंद करके तो नहीं चला गया। और ये तो अनिल जी कोविड का वैक्सीन है, तो अनिल जी ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल। और ऑनलाइन से याद आया, अभी पिछले हफ्ते ही किसी ने मेरा फेक अकाउंट बना लिया फेसबुक पर, वैसे के वैसे सारे फोटो, वैसे के वैसे सब। अच्छा, मतलब जिसने बनाया थोड़ा दिमाग तो लगाया है कि अनिल सिंघवी का फेक आईडी लगा दिया, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ी निकला। उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजी सेठी साहब को, हमारे जय ठक्कर को, हमारे सारे एक्सपर्ट को। अरे भाई, जो मेरे साथ में दिन रात बैठ रहे उठ रहे, उनको रिक्वेस्ट भेजे तो पकड़े जाओगे, तुरंत पकड़े गए। अब हम उन पर लीगल कार्रवाई भी कर रहे। तो एक चीज समझ लीजिए, मैं किसी को रिक्वेस्ट भेजता ही नहीं, इसलिए ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी इसलिए रिक्वेस्ट नहीं भेजता। भाई, उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे 5000 ऑलरेडी फॉलोअर मैक्सिमम जो अलाउड है, जिनको मैं फ्रेंड बना सकता हूँ फेसबुक की तरफ से, वो 5000 पूरे हो चुके हैं। इसलिए प्लीज मेरे नाम से कोई भी रिक्वेस्ट आए आपको फेसबुक से, वो फेक है, प्लीज ऐसा एक्सेप्ट न करें। इसीलिए मैंने एक ट्वीट करके डाला भी कि मेरे ऑफिशियल अकाउंट कौन कौन से हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, तो कोई भी मेरे नाम से। अच्छा, मजे की बात एक और देखिए आशु सर, वो भाई
पैसे भी मांग रहा है लोगों से। लोगों ने मुझे उसके व्हाट्सएप के चैट भेजे कि देखिए मेरे नाम से पैसे मांग रहा है कि मैं सर्विसेज दूंगा, ये करूंगा। तो न तो मैं कोई किसी तरह की सर्विस देता हूँ, न मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, न कोई यूट्यूब चैनल है, न कोई और किसी तरह से पर्सनली मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। जो एडवाइस करता हूँ सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन चैनल जी बिजनेस। तो इसलिए प्लीज कोई जान से में ना आए। जी आशीष आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, मैं वो वैक्सीन की जब बात चल रही थी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन के भी एनालिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो आप ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन का फ्रॉड शुरू हो गया, ये तो एक सेपरेट चीज है। पर अनिल जी, मेरा सवाल आपसे है, शायद अगले 8-10 दिन के अंदर ही आप शाम को एक प्रोग्राम कवर कर रहे होंगे कि किस कंपनी की वैक्सीन लगानी है। तो मैं तो आपके पास आऊंगा, फिर आप बंसल जी से पूछेंगे कि 4 कंपनीज की है या 3 कंपनीज की है, 5 कंपनीज की है, तो कौन सी कंपनी की वैक्सीन लगवानी है? अनिल जी, ये भी एक मतलब उधेड़पुन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गुड आइडिया। और इसमें हम अभी से काम कर लेते हैं और हम तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल बताएंगे आपको कि किस कंपनी की वैक्सीन लगानी चाहिए, बस इस पर भी फोकस करेंगे। और जल्दी थोड़ी सी बस भारत सरकार अनुमति दे दें, जिन वैक्सीन को अप्रूव कर दे, उसके बाद आपने अच्छा आइडिया दिया। ये भी जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को, वैक्सीन लगवानी तो किसकी लगवानी, किसकी कितनी महंगी सस्ती, किसके कितने फायदे नुकसान है, ये सब पता होना चाहिए भाई। लगाने जाए तो कई बार जाते ना पर केमिस्ट के पास मांगते हैं कि ये बुखार की दवा दे दो, तो बोले पैरासीटामोल तो नहीं है, वो कौन सी डोले 650 वो ले लो। हाँ, मतलब इस तरह की मतलब कोई और देते हैं, बोले सेम ही है भाई अंदर, तो हमें तो पता नहीं चलता। बंसल जी जानते हैं सेम है कि नहीं है, हम तो फिर जो केमिस्ट बोलता है वो लेके आ जाते हैं, उस हिसाब से हमारे तो ठीक है जी। हाँ एग्जैक्टली, तो बस इसलिए हम तो अंदाज से लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई अलग अलग चीजों में क्या फर्क है, क्या समानता है। आइए 8:30 बजे का शो। आप हमेशा ये सुनते हैं ना जब म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड में निवेश मार्केट रिस्क के जोखिमों के अधीन है। लेकिन जोखिम है क्या, कितना है, कहाँ है, क्यों है, ये पता कैसे करें? तो ये पता करने के अपने अपने तरीके हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितने रिस्क है और आप कितने रिस्क उठा सकते हैं। दोनों का मैच होना चाहिए, रिस्क कितनी है और आपकी लेने की ताकत कितनी है रिस्क। तो म्यूचुअल फंड में जोखिम से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे रात 8:30 बजे मनी गुरु में। बताएंगे हम निवेश में कितने रिस्क है। तो खाली आप वो सुन कर रट्टा मार के याद न करें म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट की जोखिमों के अधीन है। कृपया अपने सलाहकार से पूछकर निवेश करें। पुराने रिटर्न, आगे फ्यूचर की रिटर्न की गारंटी नहीं है। ये सारे सुनते तो हैं, लेकिन इनको सुनने से फायदा नहीं होगा, समझने से फायदा होगा। और समझने के लिए रात 8:30 बजे जुड़ जाइएगा आप। क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए शाम को, तो सिर्फ जी बिजनेस पर आपको मिलेगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने। थैंक गॉड, सबसे बढ़िया बात है कि बैंक निफ्टी लाल में नहीं हरे में ही घूम फिर के एडजस्टमेंट करके जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सहारे बैंक निफ्टी 7 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो चलिए कम से कम हरे निशान में बंद हुआ है, ये राहत की बात है। 114 अंकों की मजबूती रही निफ्टी में। लाइफ टाइम हाई 13,682 और 13,692 अब तक का लाइफ टाइम हाई। कल 13,693 बनाते हैं हम नया हाई देखेंगे। और सेंसेक्स देखिए क्या बंद हुआ है, वाह, 4 एक चौका और 4 छक्के, 1 चौका 4 6, 4 6 6 6, उसके बाद पॉइंट में भी 4 6, गजब क्या फिगर है, एकदम देखने लायक। 46,646.46 ये है सेंसेक्स की क्लोजिंग। 403 अंक मजबूत। मुझे लगता है आज कुछ ना कुछ न्यूमरोलॉजी का कमाल हुआ है सेंसेक्स की क्लोजिंग में। और तो ये है आपके लिए क्लोजिंग आज सेंसेक्स की 400 अंकों की मजबूती के साथ। चलिए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी, जय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और कल सुबह आपसे फिर मिला, हाँ कल तो गुरुवार है ना, कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन है, तो कल एक्शन भरपूर रहेगा, तैयारी करके आइएगा। फिलहाल मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।